गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। इसके पहले हम प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आपको पता होगा टिश्यू किसे कहते हैं। अब हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हम कोई सी भी मैकेनिज्म करते हैं, यदि हम सांस लेते हैं या हम चलते फिरते हैं तो हर तरह से मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में, है ना। अगर हम चुपचाप पे बैठे हुए हैं तब भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा ही होगा। जैसे सांस ले रहे हैं तो एक मूवमेंट हो रहा है ना, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, अंदर जाने के बाद में क्या होता है, तो ये जो काम होता है ये कौन करता है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, और कोशिका ही मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। अब अगर हम आगे देखें तो इनको हेल्प कौन कर रहा है, इनको करती हैं पेशी कोशिकाएं। जैसे हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन हमने ली है वो कहाँ, हमारे नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगी, हमारे लंग्स में जाएगी। तो अब इसको पहुंचा दिया, तो यहाँ पर हमारी जो हम सांस लेते तो हमारी, देखिए आप लोग सांस लेके देखिए, आपकी जो छाती होती है ये, या हम रिब्स जिन्हें बोलेंगे, वो फूल जाती हैं। तो उनको फुलाने का काम कौन करता है, इनहेल एक्सहेल करते हैं ना। तो कौन कर रहा है ये काम, ये मसल्स कर रही हैं जो उसके साथ, उन रिब्स के साथ, उन पसलियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो वो रिब्स इनको, जो मसल्स हैं वो इनको, उनमें संकुचन होता है और फैलाव होता है, और इस प्रकार से वो अंगों को गति प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे फेफड़ों में चली गई है ऑक्सीजन, वो क्या करती है, फिर ब्लड में जाके मिल जाती है, और ब्लड के बाद वो कहाँ पर जाती है, जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ क्या होता है, वहाँ पे एटीपी बना के रखते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ये ब्लड के द्वारा हो रहा है। ब्लड ही इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा रहा है। इसके अलावा ब्लड जो होता है हमारे भोजन, ऑक्सीजन को तो पहुंचाता है। जब पहुंच गए हैं तो इनका ब्रेक डाउन हो रहा है, ऑक्सीजन लग रही है, तो फिर हमारी बॉडी में बहुत सारे व्यर्थ पदार्थ निकलते हैं, है ना। उनको फिल्ट्रेशन करने का काम कौन करता है, उनको व्यर्थ पदार्थों को, तो एक यकृत है और वृक्क है। ये वृक्क जो होता है उत्सर्जन के लिए इनको तैयार करता है। तो ये पूरी मैकेनिज्म होती है। इस मैकेनिज्म को सभी पार्ट, जितनी भी हमारी सेल्स होती हैं, वो सब आपस में सामंजस्य स्थापित करके एक दूसरे को हेल्प करके कंप्लीट करवाती हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि दो प्रकार के, एक तो रक्त के बारे में देखा और दूसरा हमने पेशियों के बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो ये दोनों क्या है, ये एक प्रकार के ऊतक हैं और इनके द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। कार्य के आधार पर हम विभिन्न प्रकार के जंतु ऊतकों के बारे में सोच सकते हैं। यदि हम देखें तो अलग अलग कार्य के आधार पर यदि डिवाइड किया जाए तो जो टिश्यूज़ हैं वो कैसे हैं। पहला टिश्यू जो है वो एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है, जिसे हम उपकला ऊतक के नाम से जानते हैं। दूसरा संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा मसल्स फाइबर्स या मसल्स ऊतक होते हैं। और फिर है लास्ट में नर्वस टिश्यू या तंत्रिका ऊतक। अब यहाँ पर जो रक्त है ना, ये सरल प्रकार का है, तरल प्रकार का संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है, तथा पेशी और पेशी ऊतक के एग्जाम्पल है। तो अब हम सबसे पहले इन टिश्यूज़ के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारी पूरी होल बॉडी है उसमें सबसे ज़्यादा जो मात्रा में टिश्यू पाया जाता है वो एपिथेलियल टिश्यू ही होता है। ये शरीर के अंदर और बाहर के जितने भी अंग होते हैं या गुहिकाएं होते हैं उनको ये ढक कर रखते हैं। विभिन्न प्रकार की शारीरिक एक दूसरे को अलग अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण भी करते हैं। जो सिस्टम्स होते हैं ना शरीर के अंदर, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इन सब के बीच में ये लाइनिंग को बना के रखते हैं। अब हम देखें हमारी जो स्किन है ये किसकी बनी हुई है, ये भी एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई है। हमारी मुंह के अंदर देखेंगे तो मुंह का जो अस्तर है ना, अंदर तक का आहार नली जो बनी हुई है, ये भी एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। अब जब हमने कहा है रक्त कैसा है, रक्त भी एक टिश्यू है, लेकिन जिसके अंदर वो बहता है वो वाहिनियाँ किससे बनी हुई हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई हैं। फेफड़ों की जो एल्वियोलाइज होती हैं वो, वृक्क की नलिकाएं, ये सब एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती है। आप लोग इन लाइंस को बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू आपकी बॉडी में किस पार्ट में पाया जाता है। कुछ भी नाम दे देंगे, उसमें से आपको नए सही नाम का चयन करना होगा। फिर एपिथेलियल का अब हम स्ट्रक्चर देखें। पहले हमने ये देख लिया कहाँ पाया जाता है, अब हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है एक दूसरे से सटी हुई होती है और अनवरत एक परत का निर्माण करती है। इन परतों के बीच में चिपकने वाले पदार्थ कम होते हैं और कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान होता है।
और जो भी पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है वह एपिथेलियल की किसी परत से होकर अवश्य गुजरता है। इसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की एपिथेलियल कोशिकाओं के बीच पारगम्य शारीरिक बाह्य वातावरण और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी एपिथेलियल में बाह्य रेशेदार झिल्ली होती है, उसके नीचे रहने वाले ऊतकों को अलग करके रखती है। तो आप इतना समझ ही गए होंगे कि इसकी कोशिकाएं कैसे होती हैं। इनके बीच में कोई इंटर स्पेस नहीं होता, ये आपस में बहुत पास पास सटी हुई होती है। और ये जैसे भी कोई बाहर हमारी बॉडी के संपर्क में इंटर कोई चीज़ करने वाली रहती है तो उसमें ये चयन करता है उनका, है ना, फालतू चीज़ों को नहीं इंटर करने देगा। तो शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में पदार्थों के आदान प्रदान में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर एपिथेलियल की एक बाह्य रेशेदार आधार होता है जो उसे नीचे रहने वाले ऊतकों से अलग करता है। अब यहाँ पर हम चित्र में देखेंगे ना, तो यहाँ विभिन्न प्रकार के ऊतकों को शो किया गया है। ये देखिए यहाँ पर भी दिखाया गया है, ये हमारे अमाशय के अंदर की जो लाइनिंग है, इस तरह यहाँ पे टिश्यू का निर्माण होता है। ये आहार नाल का जो एक पार्ट है ना। आहार नाल जब इसोफेगस से शुरू होती है तो हमारे स्टमक में जाती है। यहाँ पर हमारा भोज्य पदार्थ जो होता है ना, उसकी ग्राइंडिंग होती है, उसको पीसा जाता है, क्रमानुकुंज ग्रंथियाँ होती है ना यहाँ पर। तो ये मसल्स देखिए, ये जो टिश्यूज़ है कैसे बने, उस पूरी मैकेनिज्म को करने के लिए पास में सटे होते हैं। इनमें भी संकुचन और शिथिलन होता रहता है। फलस्वरूप जो हमारा भोज्य है ना, बिल्कुल लुगदी जैसा बन जाता है, कायम बन जाता है। तो ये इस कार्य को करते हैं। अब इसका एक और स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पर इस तरह से रचना नज़र आती है। और ये सब, ये जो है ना, इसको कौन हेल्प करती है? ये मसल्स हेल्प करती है यहाँ पर, है ना, ये मसल्स है। अब यहाँ पर देखिए चिकनी पेशी लिखा हुआ है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे ना, तब मैं इन चित्रों को आपको समझा दूँगी। अभी है आगे पढ़ने के लिए डिटेल में, अभी हम टिश्यू, इस एपिथेलियल टिश्यू को पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, इसको मोज़ाइट इसको बोलेंगे। ये भी शल की एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद में एक और दिया हुआ है, ये घन के आकार का होता है। और एक यहाँ पर ये दिया है स्तंभ के आकार का, और यहाँ पर एक ये स्ट्रेटिफाइड को दिया हुआ है। ये देखिए एक के ऊपर एक परत को बना देता है। इस तरह की ये रचना लिए होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी में कई जगह पे ऐसे होते हैं जहाँ कई जगहों पे घर्षण होता रहता है, बार बार धक्के लगते रहते हैं ना, किसी भी चीज़ का फ्लो होता है किसी वजह से, तो वहाँ पर ये वाला टिश्यू होता है। अब जैसे देखें हम, जहाँ पर अवशोषण या स्त्राव ज़्यादा होता है, आंत की जो भीतरी लाइनिंग होती है, वहाँ लंबी एपिथेलियल कोशिकाएं मौजूद होती हैं, जिन्हें हम स्तंभाकार नलिकाएं कहते हैं। और ये हमारे अवरोध को पार करने में सहायता करती हैं। देखिए ये वाली, ये कॉलुमिनर टिश्यूज़ को बोला जाता है। इसकी जो कोशिकाएं आप देखेंगे ये कैसी है, स्तंभ जैसी है, एक जैसे कोई पिलर खड़ा हो, इस तरह की रचना लिए हुए हैं, है ना। इनके ऊपर वो भी होते हैं, सिलिया भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आप आहार नाल को देखेंगे तो भोज्य पदार्थ को नीचे की ओर धक्का लगा के फिर उसका पाचन भी करना होता है। तो इस तरह यहाँ पे कॉलुमिनर जो टिश्यूज़ होते हैं हमारी आहार नाल में पाए जाते हैं। फिर इसके अलावा हमारी जो श्वास नली होती है, वहाँ भी स्तंभाकार के ये जो पाए जाते हैं कॉलुमिनर टिश्यूज़ पाए जाते हैं, और इन पे भी सीलिया लगे होते हैं। हमारी सांस नली में आप अंदर की ओर देखेंगे तो सीलिया, ताकि वो उसको साफ भी करते रहते हैं, और उनमें इस तरह की गति होती है। सीलिया से आप समझे होंगे, जैसे पैरामीशियम में सीलिया नहीं लगे होते, पैरामीशियम का चित्र आपने देखा होगा, छोटे छोटे छोटे, इसी तरह से ये जो स्तंभाकार एपिथेलियल होता है उसके ऊपर भी सीलियास लगे हुए होते हैं। ये बाल जैसी रचनाएं होती हैं जो कि इनको, उसके अंदर से जो भी पदार्थ निकलेगा ना, उसको गति प्रदान करती हैं। और इसके साथ साथ इसमें श्लेष्मा को भी आगे स्थानांतरित करती है, ताकि यह हमारी श्वास नलिकाओं को साफ कर रखे। जैसे हम लोग को फ्लू हो जाता है या कई बार सर्दी जुकाम भी हो जाता है ना, तो उस स्थिति में भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इस प्रकार स्तंभाकार पक्षा भी स्तंभाकार एपिथेलियम कहा जाता है, यानी कि सीलिएट कॉलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू। इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे घन के आकार के टिश्यू के बारे में। जैसे हमने यहाँ पर देखा है ये वाला टिश्यू क्यूबॉइड, है ना। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसे है ना, क्यूबॉइड जैसा, ये घन के आकार का टिश्यू होता है, और ये इससे मिलके, तो अब इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं।
हाँ, घन के आकार का जो एपिथेलियल होता है वो वृक्क की नलिकाओं में तथा लार ग्रंथियों में नलिका स्तर का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ पर भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अभी मैंने आपको कॉल्यूमिनर बताया यानी कि स्तंभ वाला, तो वो कौन कौन से पॉइंट हो गए हमारे, वो कहाँ पर थे, एक तो हमारी श्वास नली और आहार नली, ठीक। अब यहाँ पर हम दूसरा पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, घन के आकार वाला, है ना। तो घन से तो आप समझ गए होंगे, मैथमेटिक्स सब पढ़ते हैं। तो घन के आकार या क्यूबॉइड शेप जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वृक्क की नलिका यानी कि किडनी की जो वेंस होती है उनमें और हमारी सलाइवा ग्लैंड में इनका अस्तर का निर्माण होता है, जहाँ ये इसे सहारा प्रदान करते हैं। और इसकी कोशिकाएं ग्रंथि कोशिकाओं के रूप में अति भी होती है। ग्रंथि कोशिकाएं मतलब स्रावित करने वाली, है ना। जैसे हमारी स्किन पे हम देखते हैं ना, सीबीएसईएस ग्लैंड्स रहती है जो स्त्रावण का कार्य करती है। आप लोगों के किसी किसी के एक्ने भी हो जाते हैं ना, फुंसीज हो जाती है, अगर उसको हम कवरिंग कर दें, है ना, किसी वजह से, तो वो मुँह से बना देती है। तो हम जैसे तेल ग्रंथियाँ हैं सीबीएस निकालने वाली, तो ये ग्रंथि कोशिकाएं भी कहलाएंगी। अब जो एपिथेलियल ऊतक होती है उसकी सतह पदार्थों को स्रावित करती है। कभी कभी एपिथेलियल उससे कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा हो जाता है और बहुकोशिक ग्रंथि का निर्माण करता है और इसे हमें ग्रंथिल एपिथेलियल कहते हैं। इसके बाद में हम आ जाते हैं संयोजी ऊतक के। तो जो संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें मेनली हम किसको पढ़ेंगे, पहले रक्त को पढ़ेंगे। तो रक्त क्या होता है, एक तरल संयोजी ऊतक है। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लेंगे, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये संयोजी ऊतक है, इसके बारे में अब आगे डिटेल हम देखते हैं। इसकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी हुई होती है। इनकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें अंतरकोशिकीय अधात्री बोलते हैं मैट्रिक्स को, उसमें इसकी कोशिकाएं धसी रहती है, मतलब एक लिक्विड सा होता है, एक फ्लू होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसमें इसकी सारी ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं वो फैली हुई रहती है, उसके अंदर भरी हुई होती है। अधात्री में जेली के समान तरल, सघन, कठोर भी हो सकती है। अधात्री यानी कि मैट्रिक्स की प्रकृति विशेष संयोजी ऊतक में कार्य करने के अनुसार बदलती रहती है। यहाँ पर हमको एक एक्सपेरिमेंट करना है, हमको एक ब्लड की थोड़ी सी बूंद लेना है और उसको हम एक स्लाइड पे डालेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हम कर भी सकते हैं, एक नीडल, लेकिन स्टरलाइज्ड होना चाहिए नीडल, है ना, उसको जर्मीकृत किया गया हो, जर्म उसमें साफ किया गया, उसको हम अपनी उंगली के पॉइंट पे लगाएंगे और लगाने के बाद में उसमें से थोड़ा सा ब्लड निकालेंगे और उसको हम स्लाइड पे रखते हैं। तो अगर हम इसका माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हमको उसके अंदर क्या क्या नजर आएंगे, लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड कार्पसेल्स RBC, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स श्वेत रक्त कणिकाएं WBC और प्लेटलेट्स, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। इसके अलावा जो मैंने बताया ना मैट्रिक्स होती है, लिक्विड होता है, वो उसमें क्या है, प्लाज्मा है, उसमें प्रोटीन है, नमक है, हार्मोन है, ये सब भी प्रेजेंट रहते हैं। रक्त, गैस, शरीर के पचे हुए भोज्य पदार्थ, हार्मोन्स और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन करता रहता है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे के हार्मोन्स बनते हैं और उन हार्मोनों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना पड़ता है, तो ये काम भी हमारा ब्लड टिश्यू ही करता है। अब देखें तो इनके स्ट्रक्चर भी यहाँ पे शो कर रखे हैं, देखिए ये सब नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखिए ये जो ब्लड होता है ना, ब्लड के अंदर जो WBC होती है उसमें अलग अलग प्रकार की WBCs होती हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार का नाम है न्यूट्रोफिल, दूसरा है इओसोनोफिल। इनके देखिए शेप भी अलग होते हैं। ये कोशिकाएं, ये सब जो कोशिकाएं जिनको मैं बता रही हूँ ना, जैसे RBC हुई और ये वाली सब हो गई, तो जैसे मैट्रिक्स है उसमें ये सब बिखरी हुई पड़ी रहेंगी। तो यहाँ पर ये हो गया न्यूट्रोफिल, हो गया इओसोनोफिल, हो गया। अब यहाँ पे बेसोफिल, ये देखिए छोटी सी गोल स्टर की कोशिका होती है, इसमें केंद्रक है, यहाँ पे ये केंद्रक नजर आ रहे हैं। और फिर क्या होता है, सिर्फ साइटोप्लाज्म भरा होता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इस और है, इसमें लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है और साथ में होती है प्लेटलेट्स। तो जब हमारे मलेरिया बुखार हो जाता है ना, तो कई बार इनकी संख्या जो होती है बहुत कम हो जाती है, जिस वजह से कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या में बहुत कमी आ जाती है। RBCs तो कम होती है, लेकिन यहाँ पर तेजी से घटने लग जाती हैं। तो ये अब यहाँ पर देखिए, ये जो हैवर्सन कैनाल दिख रहे हैं ना, ये हड्डी अस्थि की संरचना है और इसके अंदर ब्लड बनता है। इसको भी हम पढ़ेंगे, ये रक्त कणिकाओं को, RBCs को बता रहा है यहाँ पर। अब ये जो हमने ब्लड के बारे में पढ़ लिया कि ये भी एक टिश्यू है।
अब ब्लड तो कैसा था, लिक्विड था, लेकिन यहाँ पर हम एक और टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं जो हार्ड है, एकदम कठोर है, जिसे हम अस्थि या बोन के नाम से जानते हैं। ये हमारे शरीर में पंजर का निर्माण करती है, शरीर को आकार प्रदान करती है, मांसपेशियों को सहारा देती है और मुख्य अंगों को भी सहारा देती है, ऊतक को मजबूत और कठोरता प्रदान करती है ना। अस्थि की कोशिकाएं जो होती है ना, मैट्रिक्स में धसी हुई होती है, और ये किससे बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से। आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो बोन है उसमें क्या ज़्यादा होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा एलिमेंट, तो आपको बताना है कैल्शियम और फास्फोरस। अब दो अस्थियों का आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक, जिसे हम स्नायु या लिगामेंट कहते हैं, उसके द्वारा जुड़ी होती है। जो दो हड्डियां हैं, आपने देखी ना, ये मूवमेंट हो रही है मेरी हड्डी में, तो इनको जोड़ रहा है ना कोई, कैसे खींच रहे हैं ये एकदम स्मूथली। तो इनको जो है जोड़ने वाले होते हैं, जिन्हें हम लिगामेंट के नाम से जानते हैं। यह ऊतक बहुत ही लचीला होता है और साथ में मजबूत भी होता है। स्नायु की आधात्री बहुत कम होती है, इसमें मैट्रिक्स कम होता है। अब देखें, अब यहाँ पर अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है, ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। कौन, ये लिगामेंट। लेकिन एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जिसे हम टेंडन के नाम से या कंडरा के नाम से जानते हैं, जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। हड्डी से हड्डी जुड़ना लिगामेंट के द्वारा हो रहा है, लेकिन हड्डी या अस्थि से हमारे मांसपेशियों का जुड़ना टेंडन के द्वारा हो रहा है। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। जो टेंडेंट होती है मजबूत होती है, सीमित लचीलेपन के कारण ये रेशेदार ऊतक होते हैं। इसके अलावा अभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, अस्थि यानी कि बोन के बारे में पढ़ा है, और अब हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, उपास्थि या कॉर्टिलेज। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है और इनके बीच में पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये बात दो चीज़ का नाम एक नया आ गया ना, शर्करा। प्रोटीन के अलावा ये शर्करा से भी बनी होती है। यह अस्थियों को जोड़ को चिकना बनाती है। उपास्थि, तो देखिए आपका ये जो कान का पोर्शन है, नोज का पोर्शन है, ये सॉफ्ट है। हड्डी को हाथ लगाएंगे तो कैसी लगेगी बोन, ये कैसी लगेगी, हार्ड है, कठोर है। क्यों कठोर है, इसमें कैल्शियम है और फास्फोरस है। लेकिन ये जब जो पोर्शन है हमारा नोज, ये एकदम सॉफ्ट सा होता है, बहुत सॉफ्ट नहीं होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन बोन जितना हार्ड भी नहीं होता है। तो ये श्वास नली, ये सब किसकी बनी होती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है। अब देखिए, हम इनको मोड़ सकते हैं, लेकिन हड्डी को हम नहीं मोड़ सकते हैं। इसके बाद में आता है एरियोलर संयोजी ऊतक, यानी कि त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों तरफ नसों की और अस्थि मज्जा में ये पाया जाता है। ये है ना, होलो होता है, इसके अंदर हवा भरी होती है, थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, एलियोलर, इसीलिए इसका नाम भी यही रखा गया है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, ऊतकों की मदद भी करता है। शरीर में जहाँ वसा संचित होती है, वसा को संग्रह करने के लिए वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। जो लोग मोटे होते हैं ना, उनमें ये टिश्यू की मात्रा ज़्यादा होती है। एडिपोज टिश्यू जो होता है ना, जिसमें वसा भरी होती है, फैट ज़्यादा होता है, तो फिर देखिए वो मोटे मोटे भी होते हैं। अब इनमें वसा की गोलिकाएं से भरी होती हैं। वसा संग्रहित करने के कारण ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। अब इनके चित्र भी देख लीजिए आप यहाँ पर, ये एडिपोज टिश्यू का एग्जाम्पल है। यहाँ पे सूक्ष्म बिंदु यानी कि तेल के बिंदु के रूप में यहाँ पे क्या भरा हुआ है, इसका पूरा फैट भरा हुआ है। ये इस तरह की जो एडिपोज या वसा टिश्यू कहलाते हैं। हमारी जो त्वचा होती है ना, इसकी स्किन के नीचे भी एडिपोज होते हैं। जो अच्छे से खाना वाना खाते हैं ना, चिकनाई वाला, तो कई लोगों की त्वचा भी बड़ी अच्छी शाइन करती है। ये कौन करता है, ये इसकी फैट्स करती है, शाइनिंग स्किन बनाते हैं ये। इसके अलावा एरियोलर टिश्यूज़ को भी हम देख सकते हैं। ये यहाँ पर उसकी संरचना दे रखी है। इसमें प्लाज्मा कोशिकाएं हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं इसमें, और जालिका फाइबर्स हैं, रेशेदार कोरक, इस तरह का स्ट्रक्चर लिए हुए ये वाला टिश्यू होता है ना।
अब इसके बाद में हम आ जाते हैं पेशी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे अब। तो पेशी ऊतक जो होता है, ये ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होते हैं जिन्हें हम मसल्स फाइबर कहते हैं। हमारे शरीर की जो मूवमेंट होती है, हमारा चलना फिरना, दौड़ना, डांस करना, एक्सरसाइज करना, सारी ये मसल्स फाइबर के द्वारा ही कंप्लीट किया जाता है। ये विशेष प्रकार की प्रोटीन से बनी होती है, जिनके सिकुड़ने वाला प्रोटीन होता है। इनमें दोनों चीज़ें होती है, संकुचन भी होता है, शिथिलन भी होता है ना। पहले कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पास में आएंगे, फिर ये फैलेंगी, तो इस हिसाब से इनमें मूवमेंट होता है, ये एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। ये जो पेशियाँ होती हैं, ये इनमें संकुचन होगा, प्रसार होगा, तभी तो मूवमेंट होगा। तो कुछ पेशियाँ को हम इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं, है ना। हाथ पैर में हमारी इच्छा होगी, चलो हाथ उठा लेते हैं, तो हम उठा लेंगे, नहीं हम सोचेंगे आप इसको नीचे रख देते, तो नीचे रख लेंगे। हमारी इच्छा से काम कर रहा है, हम जैसा चाह रहे वैसा ये कर रहा है। तो इस तरह की पेशी को हम वॉलेंटरी मसल या ऐच्छिक पेशी कहते हैं। इन पेशियों को कंकाल पेशी भी कहा जाते हैं। अब एक पेशी है लेकिन नाम 3 है। ये बायोलॉजी में यही प्रॉब्लम है कि हर चीज़ को हमको 3 नाम याद करना पड़ता है, इंग्लिश में करना पड़ता है, हिंदी में भी करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी 2 तरह के नाम हो गए, एक तो ऐच्छिक पेशी हो गया, वॉलेंटरी पेशी हो गया, और रेखित पेशी भी इसको कहेंगे, कंकाली पेशी भी कहेंगे इसको, है ना। तो ये रेखित हो गई, ऐच्छिक हो गई और कंकाली पेशी, क्योंकि ये अधिकतर हड्डियों से जुड़ी होती है, शरीर को गति करने में सहायता करती है। यदि हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये हल्के और गहरे रंग के बाद एक के बाद इनमें रेखाएं होती हैं। यदि हम इसकी संरचना को देखेंगे तो इसमें बैंड्स बने होंगे, थोड़ी थोड़ी दूर पे बैंड नजर आएंगे, तो इसे रेखित पेशी भी कहेंगे। ये लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित और बहुनाभिकीय होती है ना। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐच्छिक पेशी कैसी होती है। साइज में लंबी होगी, इसके अंदर सेप्टा भी होंगे, मतलब बैंड्स बने हुए हैं, और इसकी जो ये कैसी होती है, शाखा रहित, मतलब बहुत सारी भागों में डिवाइड हो जाती है, और इसके बहुनाभिक मतलब बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। आहार नाल में भोजन का प्रवाह और रक्त नलिका का प्रसार, संकुचन, सारी गतियाँ जो होती हैं ना, वो ऐच्छिक नहीं होती हैं। यहाँ तो हमने अपने हिसाब से काम करवा लिया, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हम देखते हैं तो अब हमने खाना खा लिया, तो हमको थोड़ी ना पता है कि हमारे अंदर क्या हो रहा है। हमारे अंदर की जो पेशियाँ होती है वो काम करती हैं, और वो उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो इन पर हमारी इच्छाएँ काम नहीं करती हैं, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। ऐसी पेशियों को हम चिकनी पेशी के नाम से जानते हैं। अनऐच्छिक पेशियां भी कहेंगे इनको, है ना। अरेखित पेशी भी कहेंगे, तीसरा नाम इसका भी याद कर लीजिए। ये आँख की पलक में, अब कई बार तो आँख पलकें झपकती हैं, हमें नहीं पता होता, हम चाहें कि नहीं आँखें खोल के रखें, लेकिन अपने आप ही झपक जाती है। मूत्रवाहिनी और फेफड़ों, श्वास नलिकाओं में भी देखो, हम सांस चाहेंगे भी तब भी, ना चाहें तब भी हमारा सांस लेना जारी रहता है। कोशिकाएं लंबी होती हैं, इनका आखिरी सिरा नुकीला या तरकुरी पे होता है। ये एक केंद्र की होते हैं और इन्हें आरेखित पेशी भी कहा जाता है। जो मैंने सबसे शुरू में आप लोगों को दिखाया था ना, यहाँ पर चित्र ये वाला, देखिए फिर से दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर देखिए, ये वाला जो है ना, ये क्या है, ये चिकनी पेशी है, आरेखित पेशी है ना। इसमें यहाँ देखिए सेंटर में यहाँ पर क्या है, इसमें केंद्रक प्रेजेंट है। ये देखिए, ये चिकनी पेशी है, कैसी एक पत्ती नुमा रचना है ना, इसके दोनों सिरे कैसे हैं, कोने वाले हैं, नुकीले हैं। तो ये चिकनी पेशी रेशे का भी चित्र दे रखा है यहाँ पर। ये हमारी आहार नाल में चिकनी, यहाँ पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। हम चाहें कि भाई पेट अब तू दुख मत, तो ऐसा नहीं होता है ना, हमारा कोई कंट्रोल है क्या, वो तो अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से फंक्शन करेगा। तो यहाँ कौन सी पेशियाँ पाई जा रही है, आप लोग इससे याद रख सकेंगे, भूलेंगे नहीं कभी ज़िंदगी में। आप इस चित्र को याद रख लीजिएगा कि हमारे जो आमाशय है वहाँ पे कौन सी पेशी है, तो याद रहेगी ये चिकनी पेशियाँ हैं। फिर आ जाते हैं हम वापस से अपनी पेशियों के ऊपर। अब ये हमने आरेखित पेशी देख ली। इसके अलावा एक और पेशी होती है जो हृदय की पेशियों कहलाती हैं। ये पेशियाँ जो होती हैं, इनमें प्रसार और संकुचन होता है ना। ये पेशियाँ कहाँ पाई जाती है, सिर्फ हमारी बॉडी के एक पार्ट में पाई जाती है, और वो है हमारा हार्ट। हमारे हृदय में जो पेशियाँ पाई जाती है वो जीवन भर, एक बार इनमें संकुचन चालू हो जाता है तो निरंतर संकुचन और शिथिलन होता रहता है। देखा आपका दिल कैसे धक 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 करता रहता है कि नहीं करता रहता है। तो ये करवाने वाली कौन सी पेशियाँ होती है, हृदय की पेशियाँ या कार्डिक मसल्स इनको कहा जाता है। ये भी अनैच्छिक पेशी होती हैं,
और ये हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती, बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रिक की होती है। अब यहाँ इनके स्ट्रक्चर भी हम देख लेंगे। ये देखिए, ये वाली जो फर्स्ट वाली है ये कौन सी है, इसे हम रेखित पेशी के नाम से जानते हैं। अब आपको मैंने बताया था ना इनमें बैंड होते हैं, देखिए यहाँ पर बैंड बने हुए हैं। इनका न्यूक्लियस भी अलग टाइप का है, यहाँ साइड में है इस तरह का स्ट्रक्चर लिए हुए है ना, इसमें बैंड्स धारियाँ नज़र आ रही है। अब दूसरी हम देखेंगे जो मैंने अभी पत्ती वाली बताई थी ना आपको, ये देखिए ये पत्ती बनी हुई है यहाँ पे, है ना, ये याद करने के लिए बता रही हूँ। और इसके बीच में क्या है, एक इसका केंद्रक है। अच्छा, ये वाली कैसी होती है, ब्रांचेस होती है, लेकिन ये नहीं होती है। फिर इसको नीचे आ जाते हैं तो ये कार्डियक मसल्स हैं, हृदय के अंदर जो पाई जाने वाली पेशी। अच्छा, ये दोनों की तरह कार्य करती हैं। अभी तो मैंने कहा था ना कि अरेखित होती है, हमारी कोई इच्छा नहीं पे काम नहीं करती है। अब हम चाहे हमारा दिल रुक जाए, थोड़ी देर बाद चलेगा, तो ऐसा नहीं होता है, तो ये अरेखित हो गई। लेकिन यहाँ देखिए ब्रांचेस में डिवाइड हो रही तो रेखित भी हो गई। तो ये इस तरह की हमारी बॉडी में 3 तरह की पेशियाँ हो गई है, रेखित, अरेखित और कार्डियक मसल्स। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम नर्वस टिश्यू पर या फिर तंत्रिका ऊतक पर। अब हम देखेंगे कि सभी कोशिकाओं में उत्तेजनाओं के अनुकूल प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिका हैं बहुत जल्दी से उत्तेजित हो जाती हैं, उत्तेजना को बहुत शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। देखिए आपकी आंखें बंद है या आप उधर मुंह करके बात कर रहे हैं, पीछे से आपको कोई चिपटी लगा दे या कोई पिन चुभा दे, आपको तुरंत पता चल जाता है, उस स्थान से हट जाएंगे। तो कौन ये आपकी संवेदनाओं को पहुंचाने का काम कर रहा है, तो यह ऊतक है तंत्रिका ऊतक। इसमें कौन कौन समाहित है, हमारा मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, तंत्रिकाएं हैं, ये जो तंत्रिका ऊतकों से मिलकर बने हुए होते हैं। आपको पता है हमारा जो ब्रेन है इसमें इतनी सारी तंत्रिकाओं का जाल है, पूरा जो ब्रेन है ना उसमें बहुत सारी नर्व हैं। तंत्रिका ऊतक जो होती है कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। न्यूरॉन की कोशिका में केंद्रक और साइटोप्लाज्म होते हैं और बाल समान रचनाएं भी इसमें निकली होती है। देखिए आप ये चित्र देखिए, इसमें ये जो एक पोर्शन है, एक ये लंबा सा निकला हुआ है, तो ये कोशिका का सर्टन कहलाता है। सर्टन बोलेंगे, इसके अंदर एक केंद्रक होता है, इसमें निजल्स कण भी पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये जो ऐसी धागेनुमा रचना नजर आ रही है इसे हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये एक्सॉन है, इसका तंत्रिकाश है, इसके ऊपर माइलिन की शीट लगी हुई होती है और साथ में ये इस तरह। तो ये जो एक तंत्रिका है ना ये 1 मीटर लंबी भी हो सकती है। अगर कोई पूछे ना कि सबसे लंबी कोशिका का नाम, तो आपको इसी का नाम लिखना पड़ेगा, तंत्रिका कोशिका, है ना। ये काफ़ी 1 मीटर तक हो सकती है। अब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इससे आके ये जो दिख रहे हैं ना इसके, ये सिनेप्टिक नोड के द्वारा इससे जुड़ जाएंगे, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी जुड़ी और पूरी जाके हमारे ब्रेन में तो बहुत सारा जला बना लेती है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। अच्छा, इनमें रीजनरेशन की क्षमता भी नहीं होती है, मतलब ये टूट फूट हो जाती है हमारी बॉडी में, दूसरी कोशिकाओं में तो जल्दी से ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर इसके बारे में और पढ़ लेते हैं अपन थोड़ा सा, कि इसके बीच में साइटोप्लाज्म होता है, लंबे प्रवर्ध निकलते हैं, शाखाएं निकली होती है जिन्हें हम डेंड्राइट के नाम से जानते हैं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक लंबा प्रवर्ध होता है, ये एक्सॉन है, तथा इसमें से छोटे छोटे प्रवर्त या डेंड्राइट निकलते हैं, ये 1 मीटर तक हो सकती है। बहुत सारे तंत्रकीय रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं, मतलब इसमें बहुत सारे रेशे होते हैं जिनसे मिलकर एक तंत्रिका बनती है। तंत्रिका रेशे से गुजरने वाली संविदाएं तंत्रिका स्पंद कहलाती हैं। स्पंद हमें इच्छा अनुसार अपनी पेशियों को गति करने में भी सहायता करते हैं। तंत्रिका पेशी ऊतकों का कार्यात्मक संयोजन होते हैं और प्रत्येक जीवों की मौलिकता है ये। अब ये साथ ही संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को गति भी प्रदान करवाते हैं, यानी कि ये संवेदनाओं को तो रिसीव करते ही हैं। जैसे अभी हमको पिन लगी तो तुरंत हमारी बॉडी में देखो क्या होता है, जैसे यहाँ मुझे पिन लगी तो यहाँ से संवेदनाएं चालू हो जाएंगी और ब्रेन तक भी नहीं जाएंगी, हमारी जो मेरुदंड है ना यहीं तक पहुँचेगी और यहाँ से फटाक से, क्योंकि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, तंत्रिका रज्जु होती है ना, वहाँ से फटाफट संदेश आएगा कि भाई अपना हाथ हटाओ, और तुरंत वो संदेश, तो ये भेजने का काम कौन कर रहा है, ये यही तंत्रिकाएं करती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके नाखून है, आपके बाल हैं, कभी इनमें दर्द नहीं होता है, काट लो इनको, इनमें दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होता है, उसका मेन कारण है तंत्रिका। यहाँ पर तंत्रिका प्रेजेंट नहीं होती, बॉडी के किसी और ऑर्गन में कहीं भी चोट लगेगी आपको दर्द होगा, लेकिन यदि आप बाल को कट करेंगे, नाखूनों को कट करेंगे तो आपको दर्द की अनुभूति बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये अपना चैप्टर हो गया है कंप्लीट। ओके, आ जाते, ओके बाय।